हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारे ये राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज जो है हम अग्रसर हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ये महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे जो संसद के बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं, संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं, वो इसी भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं बच्चों। ठीक है ना, इसलिए हमें जो है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, ताकि जो है हम एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन बने आराम से कर ले जाए बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे चूँकि इस अधिनियम की जो जड़ है बच्चों, वो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है 1930 में ब्रिटिश संसद के अंदर, उसी के आधार पे जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करने की घोषणा की गई बच्चों। ठीक है, लगभग ये आप कह सकते हैं कि इनमें जो भी प्रावधान थे वो भारतीयों पे एक प्रकार से स्वशासन के लिए थोड़ा सा आगे का एक कदम मान सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, हमने संविधान में लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद जो हैं भारत शासन अधिनियम से ही शामिल किया है बच्चों। तो आइए आखिर देखते हैं कि इसके पारित होने के लिए क्या क्या परिस्थितियां थी बच्चों। ठीक है ना, क्यों आखिर ये अधिनियम लाया गया था। देखिए ज़रा ध्यान से, पहला जो आपका यहाँ देख सकते हैं स्वराज दल की भूमिका बच्चों। आप देखेंगे कि 1923 के अंदर चुनाव में बहुत ही बम्पर जीत मिली थी स्वराज दल को। इससे अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं एक भय अंदर आ गया था कि जनता के मध्य इनकी प्रभावशीलता बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनको बम्पर सीटें मिली हैं बच्चों 1923 के चुनाव में। बात समझिएगा ज़रा ध्यान से सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आप देखेंगे साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट के द्वारा भी भारतीयों को स्वशासन के लिए कुछ अनुशंसाएं की जाती हैं। उसके बाद से गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, साइमन कमीशन की भूमिका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरा आप याद रखेंगे नेहरू रिपोर्ट की भूमिका बच्चों, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा सभी दलों को लेकर के यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें कि संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इन्होंने खुद का संविधान बनाने का भी प्रावधान रखा था वहाँ पे बच्चों। इस वजह से आप देख सकते हैं कि अब कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि भारतीयों के अंदर जो है धीरे धीरे वो प्रतिभाएं जाग रही, अगर हम कुछ आगे कदम नहीं उठाएंगे तो इसे रोक पाना जो है हमारे लिए संभव नहीं है बच्चों। फिर आगे देखेंगे कि जो इरविन का डोमिनियन स्टेट की घोषणा है अक्टूबर 1929 का, जिसमें इरविन कहते हैं कि देखिए जो स्वशासन की बात है वो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसी में ये निहित है बच्चों। ठीक है ना, और आपको जो स्वशासन है वो भी आपको मिलेगा। जब ये इन्होंने घोषणा कर दिया था स्वशासन के लिए, तो जाहिर सी बात है एक अधिनियम लाना जो है ब्रिटिश सरकार के लिए ज़रूरी हो चुका था, अन्यथा फिर यहाँ पे घोषणा जो होती वो गलत चली जाती, क्योंकि ये ताज के नाम से घोषणा करते हैं, महारानी की ओर से घोषणा करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। गोलमेज सम्मेलनों की भी भूमिका थी इसमें। आप देखेंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चर्चाएं सामने आई। चर्चाओं के सामने आने की वजह से बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है एक परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई कि भारत शासन अधिनियम जैसे एक कानून को लाना जो है वो ज़रूरी हो चुका था बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा जब स्टार्ट किया गया था नमक कानून को तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 में, तो कहीं ना कहीं जनता में वो प्रभाव दिखा बच्चों, और जनता में जो प्रभाव दिखा उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं इस कानून को लाने की आवश्यकता ब्रिटिशर्स को दिखाई देने लगी बच्चों। अगर ये कानून नहीं आता तो जनता में जो रोष है वो ज़्यादा बढ़ जाता, और बढ़ने की वजह से ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे शासन चलाना मुश्किल खड़ा हो जाता बच्चों। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ऐसे ही भारत को छोड़ के नहीं गई थी। ब्रिटिश सरकार को जब ये लगने लगा कि अब भारतीय हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि पिटा के जाने से अच्छा है कि आराम से चले जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जो आपने यहाँ पे देखा ये 4, 5, 6 मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाए हैं, अगर आप यूपीपीसीएस का या फिर यूपीएससी का आप जो भी लिख रहे हैं, अगर उसमें भारत शासन अधिनियम से वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आप जो भूमिका बनाएंगे उसका कारण लिखेंगे। आराम से ये 5-6 कारण आप उनको दिखा सकते हैं कि यही जो कारण थे मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे इस कानून को लाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है बच्चों, अब चूँकि भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं भी थी बच्चों, और वो जो विशेषताएं थी वो किस प्रकार से हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी बच्चों। ठीक है ना, विशेषताएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन
जो मुख्य रूप से विशेषता थी बच्चों, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। जो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, मैं आपको बोलते भी जाता हूँ, आप लिखते भी जाइएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो इसकी मुख्य विशेषता थी, सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता थी बच्चों, एक अखिल भारतीय संघ बनाना बच्चों। अखिल भारतीय संघ का मतलब जैसे कि आज जो भारत है हमारा, वो संघ है, राज्यों का संघ है। आप अगर अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे बच्चों, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है और एक संघ बनाया गया है बच्चों, ठीक है ना। राज्य को संघ में शामिल होने का तो अधिकार है, पर संघ से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। ये जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो जिस तरह से एक भारत जो है, इसमें संघ शासित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है और राज्यों को भी शामिल किया गया है, और इनको मिला करके बच्चों एक बनाया गया संघ, जिसका नाम है भारत, ठीक है ना। जैसे कि आप पहले अनुच्छेद में भी देखेंगे बच्चों। तो उसी प्रकार से अंग्रेज़ जो हैं सबसे पहले ये लेकर के आए कि क्यों ना हम लोग पहले सारे राज्यों को मिलाएं, जो भी ब्रिटिश प्रांत हैं, मुख्य आयुक्तों के प्रांत हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी अन्य प्रांत हैं, उनको मिला करके एक संघ बनाया जाए बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत, मुख्य आयुक्तों का प्रांत तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना इसमें अनिवार्य था। जो संघ इन्होंने बनाने का एक कंसेप्ट रखा था, इनमें इन 3 प्रकार के लोगों को शामिल होने का अधिकार था। मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का, और आप कह सकते हैं कि सभी भारतीय प्रांतों का इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन जहाँ भी लेकिन का प्रश्न उठता है, क्वेश्चन वहीं बनता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन देसी रियासतों का इसमें सम्मिलित होना वैकल्पिक था बच्चों, ठीक है ना। वो सम्मिलित हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जो है ना लिखते रहिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि जो संघ बनाना था इनको, उसमें ब्रिटिश भारतीयों का प्रांत, मुख्य आयुक्तों का प्रांत और सभी भारतीयों के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। केवल आप देख सकते हैं देसी रियासतों को ही सम्मिलित होने का वैकल्पिक अधिकार था। वो सम्मिलित हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। लेकिन ये जो अखिल भारतीय संघ बनाने का कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो शासन चलता है बच्चों, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही चलता है। मतलब संघ नहीं बन पाता है। संघ कब बनता है? आज़ादी के बाद ही हम संघ बना पाते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसमें संघीय व्यवस्था जो है एक विशेष गुण रखता था बच्चों। एक विशेष विशेषता क्या थी इसकी? संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं, कह सकते हैं संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था के अंदर बच्चों 2 प्रकार के शासन चलते हैं, एक चलता है केंद्र के अंदर और एक चलता है राज्यों के अंदर बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था में आप कह सकते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा जो है वो निचले स्तर तक जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की बात की जाती है संघीय व्यवस्था के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे संघीय व्यवस्था में जो संघ की कार्यपालिका थी, किसकी? संघ की कार्यपालिका, मतलब केंद्र की कार्यपालिका बच्चों, ठीक है। उसमें क्या था? गवर्नर जनरल संविधान का केंद्र बिंदु था बच्चों। जैसे कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ संविधान का केंद्र बिंदु कौन है? राष्ट्रपति को कह सकते हैं, या फिर जनता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। जनता को हम लोग कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उस समय ब्रिटिश के काल में जो है गवर्नर जनरल जो है संविधान का केंद्र बिंदु था बच्चों। गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो संविधान का कह सकते हैं आप गवर्नर जनरल, या फिर कह सकते हैं कि जो वायसराय हुआ करते थे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जो गवर्नर जनरल यूज़ किया है, आप वायसराय कह सकते हैं। जो वायसराय था वो संविधान का बच्चों केंद्र बिंदु था, क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल तो रह नहीं जाते हैं, वायसराय रह जाते हैं, ठीक है। मैंने समझने के लिए यहाँ लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे कह रहा कि प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था बच्चों। प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था, एक था सुरक्षित और एक था हस्तांतरित बच्चों, ठीक है ना। सुरक्षित जो था बच्चों, गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी जो है वो सुरक्षित विषयों पे अपना निर्णय देंगे, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल के साथ जो मंत्री परिषद है, कार्यपालिका में क्या है बच्चों, 2 प्रकार की कह सकते हैं विषयों को यहाँ पे शामिल किया गया था। एक सुरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था बच्चों। सुरक्षित विषयों पे निर्णय लेने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी, जिसको वायसराय कहते हैं। गवर्नर जनरल मतलब वायसराय, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जीजी का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। गवर्नर जनरल वायसराय दोनों एक ही हैं। अंतर केवल इतना है कि गवर्नर जनरल कंपनी के शासन में रहता था, लेकिन जब ब्रिटिश का शासन आया बच्चों, सीधे सीधे जब रानी का ताज यहाँ पे शासन करता है, कह सकते हैं 1858 के बाद से, तो उसको वायसराय कहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना, बस समझने के लिए। तो गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी मिल करके
जिन चीज़ों पे पूरा का पूरा नियंत्रण रखते थे उसको हम कहते हैं सुरक्षित विषय था वो बच्चों, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी जो है अपने इन कार्यों के लिए कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं थे, उत्तरदायी नहीं थे बच्चों। इस बात को भी आप नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी सुरक्षित विषयों के लिए कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तो नहीं था उनका बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। और जैसे कि देखिए क्या क्या मामले थे, विदेशी मामले, रक्षा, वित्त, विदेश मामले, ये सारे जो हैं बच्चों सुरक्षित विषयों में रखे गए थे। इन चीज़ों को आप याद रखते हैं। हस्तांतरित विषय कौन थे? जो सुरक्षित विषयों में शामिल नहीं थे उनको जो है हस्तांतरित विषयों के अंदर शामिल किया जाता है बच्चों, ठीक है ना, हस्तांतरित विषयों के अंदर। और उसमें गवर्नर जनरल प्लस मंत्रीगण बच्चों, याद रखेंगे, गवर्नर जनरल प्लस मंत्रीगण जो है इस सारे के सारे विषयों पे अपना एक प्रशासन चलाते थे। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मंत्री परिषद है वे हस्तांतरित विषयों के लिए जो है कार्यपालिका में उत्तरदायी है बच्चों, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनको यहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बच्चों, इस चीज़ को नोट करते चलिएगा। मतलब यहाँ पे सुरक्षित विषयों के लिए गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी उत्तरदायी नहीं है, लेकिन हस्तांतरित विषयों के लिए मंत्रीगण जो है बच्चों, जो मंत्रिमंडल है वो उत्तरदायी है, याद रखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है ना, उत्तरदायी होगा। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला है आपका व्यवस्थापिका। कार्यपालिका के अलावा क्या है? व्यवस्थापिका। क्योंकि संघीय व्यवस्था में मैंने अभी आपको बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होकर के शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है बच्चों। और शक्तियों के विकेंद्रीकरण में जो है आपका कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि देखेंगे कि जो शक्तियाँ हैं वो बांटी जा रही हैं कुछ कार्यपालिका के लिए। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो है विधायिका के पास, व्यवस्थापिका के पास। कानून को लागू करवाने का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास है, ठीक है बच्चों। लेकिन कानून सही है या गलत है उसका निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका करती है। मतलब यहाँ पे शक्तियों का जो विभाजन है इसी को तो संघीय व्यवस्था कहते हैं बच्चों एक तरह से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो जो व्यवस्थापिका है आपकी वो संघीय विधानमंडल 2 सदनी थी उस समय। संघीय जो विधानमंडल था बेटा वो 2 सदनी थी, ठीक है ना। जो व्यवस्थापिका जो विधायिका को ही तो कहते हैं, तो विधायिका जो थी हमारी या फिर व्यवस्थापिका जो थी वो संघीय विधानमंडल 2 सदनों में विभाजित थी बच्चों। अब कह सकते हैं कि पहला सदन जो था वो राज्य परिषद था जिसको उच्च सदन भी कहते थे। आज जो राज्यसभा है ना वो उस समय राज्य परिषद हुआ करती थी, उच्च सदन कहते थे उसको, ठीक है ना। और संघीय सभा जो आज जो है लोकसभा है उसे पहले संघीय सभा कहते थे और वो निम्न सदन कहलाती थी। और आज भी लोकसभा निम्न सदन ही है, ठीक है ना बच्चों। ये कभी विघटित नहीं होती थी और ये विघटित हो जाती थी जैसा कि आज भी होता है। लोकसभा जो है प्रत्येक चुनाव के बाद विघटित होती है, लेकिन क्या राज्यसभा विघटित होती है? क्या राज्यसभा विघटित नहीं होती है। अगर कह सकते हैं कि जो भी दल का शासन है लोकसभा के अंदर अगर उसके जो है विश्वास मत में जो है कमी आ जाती तो भी विघटित हो जाएगी वहाँ पे। उसी प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि 2 सदन उस समय भी थे, एक राज्य परिषद था और एक संघीय सभा था। राज्य परिषद उच्च सदन था और संघीय सभा निम्न सदन था बच्चों, ठीक है। आगे अगर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसके बारे में कुछ प्रावधान मैंने लिखा है और इसके बारे में भी कुछ प्रावधान लिखा है मैंने, ठीक है बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा यह एक अस्थाई सदन था बच्चों। यह क्या था? एक अस्थाई सदन है। मैंने जैसा कि आज बताया राज्यसभा जो है हमारा अस्थाई सदन है वो कभी भी विघटित नहीं होता है। उसी प्रकार से राज्य परिषद भी जो था वो अस्थाई सदन था, याद रखिएगा अस्थाई सदन था, ठीक है ना। और 1/3 याद रखिएगा बच्चों 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात चुने जाते थे। हर 3 वर्ष के बाद जो है क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो हैं उसमें चुने जाते हैं। क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि वो सभा कभी विघटित नहीं होती है। तो एक ही बार अगर सबका चुनाव करा लेंगे तो फिर बाद में जो है उनका साथ ही साथ कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा से चुनाव कराना पड़ेगा, तब तक क्या होगा उसका विघटन करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों को हम वहाँ पे चुनाव करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी? 260 होगी। राज्य परिषद में अधिकतम संख्या 260 होगी। इसमें 156 प्रांतों के सदस्य रहेंगे और 104 देशी रियासतों के सदस्य रहेंगे बच्चों। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सदस्य प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते थे। यानी कि जो इसमें सदस्य थे ना बच्चों, याद रखिएगा केवल प्रांतों के सदस्य, याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे केवल प्रांतों के जो सदस्य थे 156, इस पे जनता के द्वारा चुनाव होता था। देखिए कितनी उल्टी व्यवस्था है। हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव जनता से नहीं होता है,
लेकिन उस समय राज्य परिषद का जो चुनाव था, जो उच्च सदन हुआ करता था, उसका चुनाव जनता करती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जनता करती थी, इसलिए आप देखेंगे राज्य परिषद का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है केवल 156 सीटों के लिए। 104 जो सीटें जो रियासतों को दी गई थी, वे अपने प्रतिनिधियों का मनोनीत करके भेजते थे। तो याद रखेंगे, केवल चुनाव किसके लिए होता था? प्रांतों के सदस्यों के लिए। लेकिन रियासतों के सदस्यों का केवल क्या होता था बच्चों? मनोनयन होता था। किसके द्वारा? रियासत के राजा के द्वारा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अगर हम इसमें जाते हैं संघीय सभा में, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। 5 वर्ष बाद जो है वापस से चुनाव कराया जाता था। इनमें सदस्यों की संख्या जो है, आप कैसे, प्रांतों से 250 सदस्य जाएंगे और रियासतों से 125 सदस्य जाएंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। समझिएगा बात को, यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि आज लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, लेकिन उस समय जो संघीय सभा थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव कौन करता था इनका? इन सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा होता था बच्चों। प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा जो है इसका चुनाव होता था, और चुनाव करके बच्चों वे यहाँ तक पहुँचते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन राजा अभी भी क्या करते थे? अपने सदस्यों का मनोनयन ही करते थे, मनोनीत करके ही भेजते थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रांतों में जो सदस्य चुन के जाने थे, उस प्रांत के विधान मंडल से चुन के जाते थे बच्चों। ठीक है, सॉरी, उस प्रांतीय विधान मंडल से ही चुन के जाते थे। इतना तो कंफर्म हो गया। यानी ये सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, और ये जो सभा थी वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। डीपली अंतर है बच्चों। इतना अगर क्वेश्चन अंदर तक घुस गया ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना मतलब कर नहीं पाएंगे उस चीज़ों को। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि समस्त विषयों को अगर आप देखेंगे कि जो भी विषय थे बच्चों, उन समस्त विषयों का जो बंटवारा था वो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में किया गया था। और इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों। ठीक है ना, बहुत बड़ी विशेषता इस अधिनियम का। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है पूरे के पूरे विषयों को बांट रखा था इन्होंने। जो कि ये विषय आज भी हम क्या करते हैं, इन नियमों को बेटा आज भी हम लागू करते हैं। आप देखेंगे संघ सूची हमारे यहाँ अभी भी है, संघ सूची के बाद जो राज्य सूची, समवर्ती सूची भी है हमारे यहाँ। तो ये किसकी देन है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की देन है। मैंने कहा था ना, बहुत सारे प्रावधान जो है इसी से लिए गए थे। ठीक है ना, हमारे संविधान के अंदर भी। तो इसको आप याद रखेंगे। जो भी संघ के विषय हैं संघ सूची में शामिल रहेंगे, जो भी राज्य के विषय हैं राज्य सूची में शामिल रहेंगे, और जो संघ और राज्य दोनों के विषय हैं उनको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था थी, अब प्रांतों को यहाँ पे स्वायत्तता प्रदान की जाती है इस अधिनियम के द्वारा। आप याद रखेंगे, प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्त बनाया जाता है कि आप अपना अधिकार खुद से चलाइए, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा कोई भी, आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नर जनरल है या वायसराय है या फिर भारत सचिव है बच्चों, वो प्रांतों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे एक राज्यपाल चुन करके भेजा जाएगा, महारानी का प्रतिनिधित्व करेगा वो राज्यपाल, न कि वायसराय का प्रतिनिधित्व करेगा या फिर भारत सचिव का। वो डायरेक्ट जो है महारानी के द्वारा चुन के भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रांतों को पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रांतों को अब स्वायत्तता दी जा रही है। देखिए आप, पहले क्या था, जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत इनको उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है ना, बाकी जो अब इस अधिनियम में आप देखेंगे प्रांतों को जो है अपना विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, फिर देखेंगे स्वतंत्र आर्थिक शक्तियाँ एवं संसाधन भी इनको दिए गए। पहले आर्थिक शक्तियाँ और संसाधन नहीं दिए जाते थे बच्चों, लेकिन अभी जो है इनको कहा गया ठीक है आप जो है संसाधन भी लीजिए और अपनी आर्थिक शक्तियों को भी चलाइए बच्चों। ठीक है ना, और इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्र आर्थिक शक्तियाँ वो संसाधन भी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्रांतों को भारत सचिव या गवर्नर जनरल से जो है मुक्त कर दिया गया। जो वायसराय हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल कहलाता था बच्चों, वायसराय, या फिर जो भारत सचिव था ब्रिटेन संसद के अंदर, उनसे जो है भारत के प्रांतों का अधिकार छीन लिया जाता है। वे अब प्रांतों पे कोई अधिकार नहीं जमाएंगे बच्चों। ठीक है ना, अब दिक्कत ये है कि जब प्रांतों पे उनका अधिकार नहीं होगा तो किसका अधिकार होगा? मतलब यही था कि कान ऐसे ना पकड़ के, कि बेटा वो ऐसे पकड़ते थे
थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रांतों की जो कार्यपालिका थी और जो व्यवस्थापिका थी उसके बारे में जान लेते हैं। कार्यपालिका में बच्चों गवर्नर प्रांतों में ताज द्वारा मनोनीत होता था। मैंने आपको बताया ना कि गवर्नर जो है ताज द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा जो है, महारानी के द्वारा जो है यहाँ पे वो चुन कर के आता था और उसी का प्रतिनिधित्व करता था प्रांतों के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि प्रांतों में शासन संवैधानिक आधार पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस आधार पे गवर्नर जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और पूरे शासन को अपने हाथ में ले सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर प्रांतों में संविधान के अनुसार अगर शासन नहीं चल रहा है तो गवर्नर को ये अधिकार था कि पूरा का पूरा प्रशासन वो अपने अंडर में ले सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी होता है, कह सकते हैं जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, राष्ट्रपति शासन किसके सिफारिश से लगता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राज्यों के अंदर संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की सिफारिश के आधार पे उस प्रांत या उस राज्य के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देता है अनुच्छेद 356 के तहत बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब है यहाँ पे व्यवस्थापिका के बारे में। तो प्रांतीय विधानमंडलों का आकार व संख्या भिन्न प्रांतों में अलग थी बच्चों, और सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था। मतलब जो भी जितने भी प्रांत थे उनमें जो है कह सकते हैं कि जो सदस्यों की संख्या थी वो भिन्न भिन्न थी बच्चों विधानमंडल में, ठीक है। और कह सकते हैं कि जितने भी सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था प्रांतीय विधानमंडल के अंदर। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ठीक है ना। प्रांतीय विषयों का संचालन मुख्यमंत्री व मंत्री मिलकर करते थे, जैसे कि आज भी देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री ही क्या करते हैं, मिल करके पूरे पूरे राज्य का प्रशासन चलाते हैं। उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है ना। फिर जो है मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। अगर इनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि प्रांतीय तथा समवर्ती विषयों पर कानून बना सकती थी, क्योंकि मैंने बताया कि राज्य विषय या प्रांतीय विषयों पे राज्य कानून बनाएगा और इस पे दोनों बनाएंगे, ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। इसलिए कह रहा है कि प्रांतीय व समवर्ती विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। अब आगे आप देखेंगे कि चूंकि संविधान संशोधन की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद को थी। अगर कोई संविधान में संशोधन करना है तो ना तो प्रांत कर सकते थे, न ही संघीय कार्यपालिका कर सकती थी या व्यवस्थापिका कर सकती थी बच्चों, ठीक है। कौन करेगा? तो ये करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को था बच्चों, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि बर्मा को, जो आज का म्यांमार है बच्चों, बर्मा को और अदन को याद रखिएगा, बर्मा और अदन इन दोनों को जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बच्चों भारत से अलग किया गया था, ठीक है ना। भारत से मुक्त किया गया था इनको, बर्मा को, क्योंकि बर्मा भी हमारा ही हिस्सा था बच्चों, ठीक है ना। कह सकते हैं जो म्यांमार था वो हमारा ही हिस्सा था, उस समय बर्मा नाम था उसका, ठीक है ना। अदन जो है वो भी भारतीय प्रेसिडेंसी से जो होती थी बच्चों, वो क्या होती थी, कमांड होती थी। लेकिन 1935 के बाद जो है बच्चों आप देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद इनको विभाजित कर दिया जाता है और बर्मा को मुक्त करके अदन को भी भारत से अलग कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आज का जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो कैसा लगा है बच्चों, एक बार कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक एक कंटेंट जो है मैं तैयार करता हूँ बच्चों, ठीक है। इतना तो बन ही सकता है, अगर आप एक लाइक देते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने का प्रयास भी वहाँ से जारी रहता है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।